अब हम लोग जिक्र किसका करने जा रहे हैं, तो इसी में हम लोग ऑनरशिप के बेस पर एक और देखते हैं, दैट इज़ नेशनल रिसोर्सेज के बारे में स्टडी करेंगे। अब ये नेशनल रिसोर्सेज क्या होता है, तो चलिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। टेक्निकली ऑल द रिसोर्सेज बिलोंग टू द नेशन। तो जितने भी रिसोर्सेस हैं वो बेसिकली किससे बिलोंग करते हैं, जो भी आपका देश का चीज़ है वो सब देश का प्रॉपर्टी कहलाता है, चाहे ज़मीनें हो, तालाब हो, वो सब नेशन का ही क्या होता है, रिसोर्सेस होता है। तो बहरहाल ये तो एक अलग मुद्दा हो गया। द कंट्री हैज़ लीगल पावर्स टू अक्वायर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक गुड्स। तो देखिए जो भी प्राइवेट अगर किसी का कोई ज़मीन भी है या कुछ भी है, तो आपके कंट्री के पास एक लीगल क्या होता है, पावर होता है कि वो उसको कब्ज़ा कर सकता है, जब उसको रिक्वायरमेंट होगा तो वो उसको यूज़ कर सकता है। यू मैट हैव सीन रोड्स, कैनल्स, रेलवेज being constructed on fields owned by some individuals। तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल भी देने का प्रयास किया जा रहा है कि आप लोग देखते होंगे कि जब रोड बनता है तो अगर मान लो आपकी ज़मीन पे आता है तो सरकार क्या कर लेता है, उस ज़मीन को ले लेता है रोड बनाने के लिए, या फिर कोई कैनल्स वगैरह बनाना है तो भी इसका इस्तेमाल कर लेता है, रेलवे वगैरह कहीं पास करवाना है तो भी आपका ज़मीन को क्या कर लेता है, ले लेता है, वहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर देता है। ठीक है, तो भले ये आपकी ज़मीन क्या है, इंडिविजुअल हैं, लेकिन जब गवर्नमेंट को लगेगा तो वो क्या हो जाएगा, उसको ले सकता है, एक्वायर कर सकता है। ठीक है, क्योंकि वो नेशनल रिसोर्सेज के अंदर आता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ गेट एम्पावर्ड बाय द गवर्नमेंट टू एक्वायर लैंड। अब हम लोगों को देखना है कि आखिरकार क्यों, मतलब इन लोगों के पास ये पावर होता है। तो अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ गेट एम्पावर्ड बाय द गवर्नमेंट टू एक्वायर लैंड। ये लैंड को क्यों एक्वायर कर लेते हैं, क्योंकि इनके पास गवर्नमेंट का पावर होता है। ठीक है, क्यों करते हैं, क्योंकि अर्बन डेवलपमेंट ये करना चाहते हैं, यानी कि सबको शहरीकरण करना चाहते हैं, सब में विकास का काम करना चाहते हैं। इसीलिए ये क्या करेंगे, इनके पास गवर्नमेंट के पास पावर होती है कि वो इसको एक्वायर कर सकते हैं। ऑल द मिनरल्स, water resources, forests, wildlife, land within the political boundaries and oceanic area up to 12 nautical miles, जो कि 22.2 किलोमीटर from the coast termed as terrestrial water and resources therein belongs to the nation। तो नेशन के और अंदर अगर हम लोग देखेंगे तो क्या क्या रिसोर्सेस नेशनल रिसोर्सेज के अंदर आ जाता है। तो जितने भी मिनरल्स हैं वो सब आपका क्या है, नेशनल रिसोर्सेज के कैटेगरी में रखा गया है। जितने भी आपके वाटर रिसोर्सेज हैं वो भी किसका हिस्सा है, आपका नेशनल रिसोर्सेज है। फॉरेस्ट, जितनी भी जंगलें हैं वो भी नेशनल रिसोर्सेज है। जितने भी वाइल्ड लाइफ हैं यानी कि जानवर हैं वो भी आपके क्या हैं, नेशनल रिसोर्सेस हैं। उसी तरह से जो लैंड विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज के अंदर जितना भी आता है वो सब आपके क्या है, नेशनल रिसोर्सेज के अंदर लाया जाता है। तो ये सब चीज़ें आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे कि नेशनल रिसोर्सेज के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरा टॉपिक। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि अब इंटरनेशनल रिसोर्सेज के अंदर कौन कौन आता है। तो अब हम लोगों को यहाँ पे देखना है इंटरनेशनल रिसोर्सेज के अंदर, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय रिसोर्सेज के अंदर हम लोग इसको देखने का प्रयास करेंगे। सो देयर आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस विच रेगुलेट सम रिसोर्सेज। तो कुछ ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिसको इंटरनेशनल लेवल पर उसके लिए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन बनाया गया है और वही उसका क्या करता है, देखभाल करता है। द ओशनिक रिसोर्सेज beyond 200 nautical miles of the exclusive economic zone belong to open ocean and no individual country can utilize this without the concurrence of international institutions। तो यहाँ पर देखिए जितने भी समुद्री वाला चीज़ है तो वो ऐसा नहीं है कि किसी एक कंट्री का है, बल्कि उसके लिए एक इंस्टीट्यूशंस बनाया गया है और उस पर उस इंस्टीट्यूशन से आपको क्या लेनी पड़ती है, परमिशंस लेनी होती हैं, क्योंकि वो पूरे
आपका क्या है, इंटरनेशनल लेवल पे सारे कंट्री का उसमें अधिकार होता है, तो इसलिए उसको हम लोग इंटरनेशनल रिसोर्सेज कहा करते हैं।